सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की हालत खराब होती जा रही है, कई मायनों में खराब हो रही है। एक तो आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और बोर्ड कंगाली की तरफ जा रहा है। दूसरे, बोर्ड के कर्मचारियों को सरासर बेवकूफ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और तीसरे, ईमानदार सीईओ के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी साहब से। ज़मीर नकवी साहब, मुझे पहले ये बताएं कि बोर्ड की हालत क्या है, फिर हम उस खुफिया पत्र का जिक्र करेंगे जो चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों को लिखा। जो आमदनी का 7% जो है वो बोर्ड में अंशदान जमा किया जाता है। 6% से तनख्वाहें बढ़ती हैं। 1% जो है बोर्ड के ऑफिस के कामकाज के लिए रोका जाता है। अब एक बात आप हमें ये बताएं कि जब आप कैश यानी नकदी पैसा ले लेंगे, किराया हो तो नकदी ले लेंगे, सारी चीजें नकदी ले लेंगे, तो नकदी का जो जेब में जाएगा, जो ब्लैक मनी है, वो तो सीधे सीधे जेब में चली जाएगी, लाखों रुपए। तो अंशदान जमा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। अंशदान तो उसमें जमा होता है कि जब व्हाइट मनी बोर्ड में जमा हो, और जब व्हाइट मनी बोर्ड में जमा नहीं हो रही है तो आप ये समझ लीजिए फिर अंशदान कहां से जमा होगा। इस वक्त उथल पुथल जो बोर्ड में है और स्ट्राइक चल रही है, उसे लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो अली जैदी परेशान है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनके ससुर भी इनडायरेक्टली परेशान दिखाई देते हैं। तो जो अभी हाल ही में एक पत्र लिखा है चेयरमैन अली जैदी ने अपने कुछ खास कर्मचारियों को, ये खुफिया पत्र, इसमें डिटेल बताई गई है कि किन किन जगहों से फंड इकट्ठा किया गया है। इसमें बताया गया है कि 1 लाख सिफ्तैनाबाद से, 10 लाख उफरामाब से, 2 लाख मस्जिद फैजाबाद से, 2 लाख जोगीपुरा से, 1 लाख दरगाह हजरत अब्बास से, 1 लाख मज़ार शहीद शालिस आगरा से, 25,000 ज़ुहैर मेहदी से और 50,000 करबला इमदाद हुसैन से। इसके अलावा बताया गया है कि 3,75,000 बोर्ड के फंड में पहले से ही है। कुल मिला के 21 लाख हो गया है। इसकी डिटेल देने के बाद चेयरमैन ने कहा है कर्मचारियों से कि और 4 तारीख वाली तौलियत बांटना शुरू कीजिए। ये बड़ी ही हंसी वाली चीज है, हास्यास्पद है कि जो चीज तैयार ही नहीं हुई, ये वो इस तरह से कहा जाए कि किसी के गर्भ में, किसी महिला के गर्भ में बच्चा हो पेट में, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ हो, उसको किसी से खिलाने के लिए कहा जाए। जब वो बच्चा अभी बाहर आया ही नहीं है तो उसको खिलाने का सवाल कहाँ पैदा उठता है। तो इस पत्र से 3 सवाल उठते हैं। एक सवाल ये कि जो बांटने की, तौलियत बांटने की बात कही जा रही है, सीईओ अजीज अहमद साहब ने तो अभी तक मीटिंग की कार्रवाई देखी ही नहीं है, और ना उन्होंने किसी पर कोई रिमार्क दिया है, ना उनके सामने पत्रावलियां पेश की गई हैं, जबकि उन्होंने पत्र लिख के मांगा भी। एक दूसरे जो बांटने की बात कही जा रही है, उससे साफ ये अर्थ निकलता है कि चेयरमैन
और उनका गैंग ये मान बैठा है कि सीईओ को हटा दिया जाएगा। हालांकि मामला अदालत में पेंडिंग है, सोमवार को लगा भी हुआ है हाई कोर्ट में, लेकिन जिस क्लियर तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है कि आइए और तौलियत बांटना शुरू कीजिए, आइए से मतलब हड़ताल खत्म कीजिए, और तौलियत बांटने से मतलब कि हमारे दूसरे सीईओ का या इनको हटाने का इंतजाम हो गया है। उसके बाद रोड़ा तो यही सीईओ हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में हमारे ख्याल से 60% कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि करोड़ों रुपए इस मीटिंग के इकट्ठा किए गए जो तौलियत बांटी जानी है। तो अंडर द टेबल जो इकट्ठा हुआ है पैसा, उसी के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं कि जो है हड़ताल खत्म हो। भाई हो सकता है कि सीईओ को आवाज देने की पूरी इन्होंने साजिश रच रखी हो, यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक इन्होंने सेटिंग कर रखी हो कि स्ट्राइक बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई है, और संघ के नेता जो यूपी सिंह है उन्होंने सख्त लफ्जों में साफ साफ कह दिया है कि वो चेयरमैन अली जैदी ने जिन्होंने गाली दी है, कर्मचारियों की बेइज्जती की है, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, घेराबंदी करेंगे और दूसरी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इसके बाद से चेयरमैन की पैंट गीली होना तय है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं, कर्मचारी बता रहे हैं कि उनकी हालत खराब है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म हो जाए। तो इसके एक माने ये भी निकलते हैं कि वो कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हैं, लालीपाप दे रहे हैं, क्योंकि सीईओ अजीज अहमद अगर तौलियत पर साइन नहीं करेंगे, मीटिंग को वैध नहीं बताएंगे, तब तक तो इम्पॉसिबल है कि किसी को सनद दी जा सके। मौला कायनात का कौल है कि मैदान जंग में मर्द के से शाना बशाना मिलकर लड़ोगे तो जंग फतह होगी, और किसी नामर्द के अगर कांधे का सहारा लोगे तो वो तुम्हारे कांधे पर रख करके तलवार और निकल लेगा। तो यही ऐसा ना हो कि यूपी सिंह ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं और ये कर्मचारी जो 14 हैं इनको लॉलीपॉप मिल जाए और ये मैदान छोड़ के भाग जाए, तो यूपी सिंह किसके लिए खड़े होंगे? अरे यूपी सिंह की पूरी यूपी में बदनामी होगी अगर ये लोग खिसक गए। यानी कोई भी यूनियन का लीडर ऐसे लोगों की हिमायत करने से पीछे हटेगा जो लोग अपने यानी मौके पर कायम ना रहे, जो स्टैंड ना ले सके। जमीर साहब ये बताइए, हसन रजा जिन्हें गाली सुनाई गई और उनसे मुखातिब होकर तमाम लोगों को गाली दी गई, अब कर्मचारी ये कहने पे उतारू हो गए हैं कि ये हसन रजा का मामला है, हम सबका मामला नहीं है, हसन रजा को गाली दी गई है, वो पर्सनल मामला बताने लगे हैं। दूसरे कर्मचारी यूनियन के जो वक्फ बोर्ड की कर्मचारी यूनियन है उसके नेता मुंतजिर साहब वो भी जो है अपना दामन छिपा रहे हैं। तीसरे इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है जफर सज्जाद को, वो चेयरमैन के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि कर्मचारियों की स्ट्राइक सफल हो सकती है? और जहां तक कर्मचारियों को वेतन की बात है, तो अगर उनको वेतन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो क्या उन्हें वेतन लेके 2 महीना या 4 महीना जो भी मिल रहा है उसे लेके हड़ताल नहीं तोड़ देनी चाहिए? क्या उन्हें पकड़ के रखना चाहिए गाली वाले मुद्दे को? इमाम हुसैन सलाम ने एक जुमला कहा था कि तुम्हारे पेट में माले हराम है। तो वही चीज है कि चूंकि वहां के कर्मचारी भी दूध के धुले नहीं हैं। आपको ये बताऊं कि एक एक कर्मचारी जो रहने के लिए इमामबाड़ा इकरामुल्लाह खां और इधर उधर यानी वो जो कटरा बुतराब खां में इमामबाड़ा है, इसमें कर्मचारी रहा करते थे। आज उन कर्मचारियों के पॉश एरिया में मकानात हैं जहाँ की जमीन 5,000 और 6,000 रुपए स्क्वायर फीट की है। तो आप ये बताइए कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है तो इनके इतने आलीशान घर कैसे तामीर हो गए? ये तो सवाल है। क्या मसला ये है कि लूट जो है असल में वहां पर सबसे बड़ा डकैत बैठ गए, तो उनसे अब कुछ बच नहीं पा रहा है जो कर्मचारियों को चाटने को मिले।
तो अब जाहिर सी बात है कर्मचारी रोना धोना तो मचा ही देंगे। जमीर साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वोट के पास जिस हिसाब से संपत्तियां हैं उसके हिसाब से अगर कंट्रीब्यूशन ईमानदारी से लिया जाता, बैलेंस शीट को ऑडिट करवा के लिया जाता, तो हमारे ख्याल से बोर्ड को किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं थी। तो बोर्ड कंगाल क्यों हुआ, इस पर आप रोशनी डालें। बोर्ड कंगाल इसलिए हुआ कि जितने, यानी आप ये समझ लें कि 8,000 वक्फ है, 8,000 में अगर आप यानी क्या इतने भी यानी 1 लाख से ऊपर के, अब आप खुद बताएं कि 38 मुतवल्लियों की लिस्ट मेरे पास है, जो 38 थे पिछले यानी चेयरमैन के रिजीम के, उन्होंने ऑडिट नहीं कराया था, और एक एक ऑडिट जो है 15-15 साल तक ऑडिट नहीं हुआ था। तो आप खुद हमें बताएं कि जब तक के बोर्ड में यानी व्हाइट मनी जमा नहीं होगी, सही मानों में अंशदान जमा नहीं होगा, किराए की वसूली का सही मानों में इंदिराज नहीं होगा, हर चीज का इंदिराज सही नहीं होगा, तो उसमें सही तरीके से अंशदान कहाँ से आएगा? और जब अंशदान नहीं आएगा तो कंगाल को हो ही जाएगा, वहां तो अफरा तफरी मच ही जाएगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है, वक्फ बोर्ड के लोगों ने ही बताया है कि किसी मुतवल्ली पे 10 लाख मान लीजिए कंट्रीब्यूशन का बकाया है, तो वो 1 लाख रुपए लाके जमा करवाते हैं और रसीद काटने वाले को 10,000 अलग से दे देता है। वो कोई एतराज नहीं करता कि 9 लाख रुपया और देना है, वो पड़ा रहता है। इस तरह से जो है वो कभी कभी गायब भी हो जाता है, उसे लिया भी नहीं जाता। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली का भी फायदा होता है और कर्मचारी का भी फायदा होता है। क्या ये बात सही है? आपकी भी जानकारी में है? अगर ये चीजें ना होती तो जिन मुतवल्लियों को हटाया जा रहा है या जिन मुतवल्लियों को रखा जा रहा है, और उनसे एडवांस रकम लेने की मेरे पास सूचनाएं हैं। तो आप ये बताइए कि जो मुतवल्ली अगर आपको 5 लाख 10 लाख यानी कहीं से कंट्रीब्यूट करके आपको देगा रिश्वत अपने को मुतवल्ली बनाने के लिए, तो वो ये चाहेगा कि उस पीरियड में कायदे से वो लूट करे। अरे मैंने यहाँ तक के देखा है कि जो लोग वक्फ के किराएदार थे, वक्फ की दुकानों पर काबिज थे, जिन्होंने सालों से दुकानों के किराया नहीं दिया, और उसके बाद से आज वो बड़े बड़े मालदार हो गए, उनके मैरिज हॉल और एक से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। आज वो एरिया के सबसे बड़े जमींदार हो गए हैं। जो लोग किराया नहीं दे पा रहे थे, जो लोग जिन लोगों के खिलाफ यानी डीएम ने आरसी तक के जारी कर रखे थे, तो मुतवल्ली तो ऐसे भी है। जबकि धारा 64 भाई जिसके ऊपर बदगुमानी का केस हो, जिसके ऊपर गबन का केस हो, जिसने किराया हड़प करने की कोशिश किया हो, उसी को आप मुतवल्ली बना दे, यानी इधर से नहीं तो घुमा के बना दे आप। तो मसला ये जमीर साहब, आपने मुतवल्लियों की नियुक्ति की बात छेड़ी है, तो मौलाना कल्बे जवाद साहब का एक बयान आज एक उर्दू के अखबार में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 99.9% मुतवल्ली उनके नहीं है, वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं और उन्होंने किया है। तो ये बात कह के उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने रिकमेंड किया, ये सिफारिश की, लेकिन चेयरमैन अली जैदी ने उनकी नहीं मानी। इसमें कितनी सच्चाई है और वो आज क्यों कह रहे हैं? दूसरी तरफ वो बोर्ड को बचाने के लिए ये देखिए 10 लाख का उन्होंने चेक दिया है, और ये अली जैदी का वो लेटर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो खुफिया लेटर इन्होंने अपने कर्मचारियों को, कुछ खास कर्मचारियों को भेजा है। आप इस पर पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब की पिछली दफा यानी एक वीडियो क्लिप जारी हुई थी, उनका वीडियो क्लिप के जरिए बयान जारी हुआ था, जिन्होंने वक्फ की मीटिंग बखूबी अंजाम देने की बात कही थी, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे लोगों को मुतवल्ली बनाया गया, अच्छी अच्छी जगह दी गई हैं। अब जहां तक वो ये कह रहे हैं कि हम 99.9% लोगों को नहीं जानते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके गुड बुक में तो शहर के बदकिरदार हैं, उनके गुड बुक में सेक्स रैकेट होल्डर्स हैं, उनके गुड बुक में तो वो डकैत है, वो अपराधी हैं।
तो जाहिर सी बात शरीफों से उनका कोई राब्ता नहीं, उनका राब्ता ना उन्होंने राब्ता रखा यानी मरहूम अली असर रिजवी से, ना उनका राब्ता रहा मरहूम जावेद मुर्तजा से, ना उनका राब्ता है अब्बास निगार साहब से, ना उनका राब्ता है मोहसिन रिजवी एडवोकेट से, जिन्होंने पूरी जिंदगी यानी बिताई है खिदमत करने में, और उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो उनको इन्होंने उस लायक नहीं समझा। भाई ये भी बुला सकते थे, शरीफ लोग भी हैं ऐसे उनके लिस्ट में, जिनको ये क्यों अंजुमन कमर बनी हाशिम को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी, या दरगाह में और भी अंजुमने हैं उनको ये जिम्मेदारी दरगाह की नहीं दी जा सकती थी, जिसके लिए उन्होंने खास तौर से नाम लिया, उन्होंने नाम गिनाए हैं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए मौलाना, देखिए फिर बहुत कराहियत आती है जब इंसान गैर शरई बातें करने लगता है, और वो भी मेहराब और मिंबर से झूठ बोलने लगता है, वो भी जुमे के दिन। यानी जुमा हमारे यहाँ रोजे ईद कहलाता है, और उस दिन मिंबर से वो बयान करे, वो उस दिन उन बातों को ये कहे कि मैं 99.9% लोगों को नहीं जानता हूँ। तो आप ये बताइए बिना उनकी ईमा के कोई वक्त का मुतवल्ली बन सकता है? वसीम रिजवी ये चालाकी करते थे कि उनसे इन राइटिंग यानी ये ले लिया करते थे कि जैसा आप इस पर तस्दीक करते हैं और मौलाना लिख दे। हो सकता है ये लोग घर के आदमी हैं, इनसे इन राइटिंग लेने की जरूरत ना होती हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।